हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के सेट वन को पढ़ेंगे जो 2020 का है। तो दोस्तों 2021 का पेपर के लिए हमें 2020 का पेपर का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 50% सवाल 2000 के सातों सेट में से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये पीडीएफ अभी तक लिया नहीं हमसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके और 50 रुपीज़ पेमेंट करके ले सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग का सेट वन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ में लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। और द्वितीय में पूछ देता है दोस्तों जो हम लोग का ख है वो क्या है, इस साल से हट गया तो इसलिए इसमें ख नहीं लिखा गया। ठीक है, तो 30% सिलेबस कम हुआ है, इसी वजह से इसमें 30% लेस करके पीडीएफ बनाया गया है ताकि आप आसानी से याद कर सके और आपको छांटना न पड़े, मतलब छांटने में टाइम न जाए, इस वजह से हमने खुद छांट के पीडीएफ बनाया है। आपको केवल आंख मूंद के याद करना। ठीक है दोस्तों, आइए ग प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ग प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर कितना दिया है 100 ओम। ठीक है, और एक्सएल दिया है 200 ओम तथा एक्सी दिया है 200 ओम। ठीक है, तो श्रेणी में जुड़ा है। ठीक है, ये तीनों क्या हुआ है, श्रेणी में जुड़े हैं। तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है, यानी कि हम लोग को फाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलांतर बराबर क्या होता है, टेन बराबर फाई, यानी एक्स सी माइनस एक्सएल बटा आर होता है। एक्सएल का मान दिया है, एक्स सी का मान दिया, आर का मान दिया ही है, बस तीनों का मान रख लेंगे तो हम लोग का जीरो आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कलांतर ऐसे निकला है। ठीक है, सूत्र क्या है आप लोग का, यहाँ पे सूत्र है, ये देख सकते हैं, यही सूत्र हम लोग को इसी सूत्र पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ड क्या कह रहा है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डे ब्रॉलिक तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डे ब्रॉलिक तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभावी के प्रयोग से आपतित प्रकाश की आवृत्ति v अथवा निरोधी v व v0 के बीच बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो दोस्तों एच अपॉन ई होती है, ये याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्प है ये वाला। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा च वाले को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ख ब पे, खंड ब पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे खंड ब में पहला हम लोग का प्रश्न आता है, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। काफी आसान है, पढ़ लीजिए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का इसका उत्तर था। देखिए दोस्तों ये 1 नंबर में आता है इसलिए इसको इतना शॉर्ट में लिखा गया है। ऐसे ही मेरा हर प्रश्न का शॉर्ट में आंसर है, जो 1 नंबर का है ना उसको 1 नंबर का ही हमने बनाया है। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा इसमें लिखने वाला प्रयास नहीं हुआ है कि आप लोग डर जाएं। ठीक है, आप लोग देखेंगे एकदम मक्खन की तरह लिखा गया है, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पीडीएफ जरूर लेंगे। दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है, आप तो 50 रुपये एक दिन के अंदर खा ही लेते हैं। तो दोस्तों केवल आपको 50 रुपये पेमेंट करना है और पीडीएफ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही दे रहा हूँ। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री फ्री में दे रहा हूँ। तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों सात 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 सेट 2020 के हल दे रहा हूँ और केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक बोनस में भी पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हम लोग का प्रश्न कहता है प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो इसको पिछले वीडियो हमने पिछले साल ही इसका वीडियो डाला था। ठीक है, लेकिन आइए एक बार और देख लेते हैं कार्यफलन का परिभाषा। ठीक है, वैद्युत प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान विभिन्न धातुओं के लिए विभिन्न होता है, मतलब इसका मान क्या होता है, विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, W से। ठीक है,
तो दोस्तों हम लोग का ड प्रश्न आता है, विद्युत विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। देखिए ये भी 1 नंबर में आता है, और देखिए कितना शॉर्ट में लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, आपका 1 नंबर मिल जाएगा, कहीं नंबर कटने वाला नहीं है। दोस्तों चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, उत्पन्न विक्षेप के क्या होती है, बराबर होती है एकांक धारा के लिए। ठीक है, तो इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, आई एस से। ठीक है, आई और सफिक्स में यस, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसका सूत्र भी होता है, देखिए चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक आई एस बराबर फाई अपन आई इजक्वल टू एन ए बी बटा सी। तो दोस्तों हम लोग का यन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, सी क्या है, ऐंठन बल युग्म है, ए कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और बी हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। दोस्तों कभी कभी पूछ देता है ना कि केवल धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, 1 नंबर में पूछ देगा, तो आपको केवल यही सूत्र लिखना है जो हमने पीले कलर से रंगा है। ठीक है, ये वाला आपको लिखना है केवल। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट खंड 100 पे, जो हम लोग का 2 नंबर में आता है सवाल। तो दोस्तों इसका क्या लिखा है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। ठीक है, कालांतर क्या होता है ये बताना है, और प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। बहुत ही इजी है, देखिए कैसे। प्रेरकीय प्रतिघात धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर 90 डिग्री होता है। बस ये हम लोग का पहला हो गया। और प्रेरण प्रतिघात का सूत्र एक्सएल बराबर ओमेगा यल होता है। ठीक है, बस यही चीज है दोस्तों, 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब कोणीय संवेग ओमेगा क्या है, कोणीय संवेग एल क्या है, प्रेरकत्व है। ठीक है, नीचे आते हैं ख पे, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर दिया है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई बराबर hc बटा लैम्डा। यच का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और सी का मान तो आपको पता ही होगा, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸। दोस्तों कभी कभी यच का मान ना कहीं कहीं 6.63 इंटू 10⁻34 भी दे देता है। ठीक है, तो ये आपको या तो पेपर में ही पीछे आपको एकदम पीछे पेज पे मिल जाएगा, यच का मान, सी का मान, आप साइलेंट का मान, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से मान देख सकते हैं। वैसे आप अगर सवाल लगाते हैं तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो एच का मान हमने रख लिया, सी का मान रख लिया, और नीचे लेमडा का मान रख लिया, जो कि लेमडा का मान हम लोग का ऑलरेडी में दिया था। लेमडा बराबर 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं चीज को हम लोग हल करेंगे, जब काट पीट के हल करेंगे तो हम लोग का ई बराबर आता है 3.96 इंटू 10⁻⁹ ठीक है जूल, तो इतना आता है। अब दोस्तों इसको कितना बदलना, हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इतना आ गया, ई बराबर 3.96 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो अब इसको ई बराबर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग ई से भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो दोस्तों यहाँ भाग देंगे तो हम लोग का कितना आया 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहा है, प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, यानी ए बराबर क्या हम लोग का सिग्मा यम, ठीक है, बराबर हो तो
तो प्रिज्म का पदार्थ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग का सूत्र मालूम है, प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस ओमेगा एम बटा 2 और बटा में साइन ए अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, ए बराबर सिग्मा एम है, तो जहाँ सिग्मा एम होगा ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे 2 कट गया, तो साइन ए बटा साइन ए, ठीक है। या फिर साइन 2a का उसमें नहीं, यहाँ पे ए कटेगा नहीं क्योंकि उसमें बटा में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन 2a का सूत्र लगाया गया। तो साइन 2a का क्या सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का सूत्र लगाया गया है। तो यहाँ पे 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2, तो साइन ए अपॉन 2 से साइन ए अपॉन 2 कट गया है, तो हम लोग का बचा क्या है 2 कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। खंड द पे आते हैं दोस्तों। अभी ये आता हम लोग का 3 नंबरों में सवाल, ठीक है। खंड द 3 नंबरों में सवाल आता है। शुरू में ही हमने लिख दिया पीडीएफ में कौन कौन सा मतलब खंड कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये 3 नंबर में आता है। और खंडीय जब आएगा ना विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें का प्रत्येक प्रश्न जो है हम लोग का 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आइए खंड द देखते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ को ले लेंगे ना तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेमेंट मेथड होगा, आपको मेरा नंबर पे पेमेंट करना, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है 9682737306। उसको पेमेंट करिए 50 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे से। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी दुकानदार पे जाके या फिर किसी भी रिलेटिव या फिर किसी भी दोस्त से करवा कर स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। और जैसे ही आपका फ़ोटो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे आएगा तो हम आपको तुरंत पीडीएफ भेज देंगे। दोस्तों फ़ोन पे लिखता है हमारा नाम राजू चौरसिया और गूगल पे XYZ मूवीज़ नाम से लिखता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं प्रश्न, ठीक है। तो चौथा का क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। उत्तर देखिए दिया क्या क्या है, P1 दिया है, P2 दिया और U दिया है, ठीक है। लेंसों से 25 सेंटीमीटर की मतलब दूरी U दिया है, ठीक है। तब देखिए दोस्तों P1 P2 दे दिया है तो हमने लिख दिया है ऐसे, ठीक है। P1 बराबर 10 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर और U बराबर माइनस, जो कि हम लोग का दूरी क्या होता है माइनस में आएगा, ठीक है। लेंस में लिखते हैं, ठीक है। अब संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होगी, P बराबर P1 प्लस P2 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8D आ गया, मतलब 8 डायोप्टर, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, F बराबर 1/P। अब इसको भाग दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब संयुक्त लेंस की प्रकृति उत्तल है, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से हमें क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। तो देखिए 1/V बराबर क्या होगा, 1/F प्लस 1/U। तो 1 F का मान हम लोग रख लेंगे, U का मान दिया ही है, सेम टू सेम रखने के बाद हम लोग हल करेंगे तो 1/V बराबर 1/25 आएगा। तो हम लोग जब तिर्यक गुणा करेंगे या फिर पलटेंगे तो V बराबर हम लोग को 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। नीचे आपको एक लाइन लिख देना है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर पर वस्तु से दूसरी ओर प्राप्त होगा। बस ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का खंड अब द में आता है ख प्रश्न, ठीक है। चौथा का ख देख लेते हैं। तो यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये हमने काफ़ी पहले भी पढ़ चुका है पिछले सेटों में, और दोस्तों इस वाले भी सेटों में पढ़ लेंगे। देखिए कितना आसानी से लिखा गया है, इतना छोटा सा है, आपको केवल इसमें से थोड़ा सा लिखना। अभी आपको समझाते एकदम मक्खन की तरह, देखिए कैसे। आपको केवल फिगर के बारे में लिखना है। देखिए क्या लिखा है फिगर को देखते देखते जब आप ना ये पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई आपको ना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी हमको नहीं पड़ेगी, केवल आप फिगर देखेंगे और ये हमारा ये चीज़ देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए लिखा है, माना यश एक रेखा छिद्र है जिसके एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यश क्या हम लोग का एक सूर्य है जिसको हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है।
इस रेखा छिद्र से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 है। दोस्तों देखिए, या तो आपको ये चीजें याद हो या तो आपको चित्र। अगर आपका चित्र याद है तो आप आसानी से ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ना माइंड में चित्र बनाए रखिएगा, यंग के द्विरेखा छिद्र, मतलब आपको इतना जब आ जाए ना फ्रिंज की चौड़ाई वाला ऑप्शन, तो आपको ये चित्र याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी चित्र के अनुसार आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया S1 S2, मतलब एक रेखा छिद्र के आगे दो रेखा छिद्र है जिसका नाम S1 व S2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा d दूरी दर्शाया गया है, ठीक है। यश से चलने वाली प्रकाश तरंगे S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनती है, ठीक है। माना पर्दे पर स्थित बिंदु P पर एक दीप्त फ्रिंज बनता है जिसका O से दूरी x है, ठीक है। O से दूरी क्या है, x है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हमने लिख दिया, O से दूरी x है, मतलब इसकी दूरी PO की दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो S1 S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर क्या होगा, पथांतर, ठीक है, पथ का अंतर क्या होगा। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2A, ठीक है। तो इतना हम लोग का अंतर होगा, ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज S1 S2 और यल, ठीक है, S1 S2 यल तथा PO डैश O में एक क्या है, समरूप त्रिभुज है, अतः क्या होगा, S2 यल अपॉन S1 S2, यानी कि PO O यहाँ पे POO यानी S2 यल क्या है हम लोग का, S2 ये है और यल कहाँ गया, ये रहा। तो S2 यल और PO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, थीटा अत्यंत सूक्ष्म है तब PO डैश P, यहाँ पे दोस्तों हमको लग रहा है एक O वाला जो है ना वो ऊपर हो गया, PO बटा O डैश P होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S2 यल बराबर इतना हो गया, S2 यल। तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या दिया है, PO का मान क्या दिया है, x दिया था, जो कि हमने यहाँ पे दूरी दर्शाया था, चूंकि यहाँ पे x लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या था, O डैश O की दूरी, O डैश O की दूरी कितना है, कैपिटल D, तो हमने यहाँ पे कैपिटल D रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे S2L बराबर XD अपॉन कैपिटल D। अब x वहाँ पे स्मॉल d क्यों गया है, क्योंकि S1 और S2 की दूरी क्या है, स्मॉल d है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा चित्र में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जब आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्यों गलत हो गया है अब इसका तो थोड़ा आपको बताना ही पड़ेगा। अब देखिए PO बटा यहाँ पे क्या है, O डैश O है, O डैश O नहीं है, तो हाँ O डैश O है, ठीक है। अब O डैश O क्यों है, अब यहाँ पे P एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे क्या रखा है, जहाँ पे हमने घेरा बनाया यहाँ पे क्या है, PO बटा या फिर OP बटा O डैश O, ठीक है। तो बस यहीं पे उसका मान रखा गया जो कि यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे उसी का मान रखा गया x अपॉन D। अब OP का मान कितना है आइए देख लेते हैं, OP का मान OP यानी OP का मान आपको यहाँ पे x मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है P एक दीप्त फ्रिंज है जिसका O से दूरी x है, ठीक है, यहाँ पे x दूरी है, ठीक है, यहाँ पे x दूरी है, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए O डैश है, यहाँ पे O है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो बस यहीं पे लिखा गया x अपॉन D, क्या लिखा गया है, x अपॉन D। अब देखिए यहाँ पे S1 और S2 यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे S1 बटा S जो S2 यल अपॉन S1 S2 है ना, बस उसका मान रख देना यहाँ पे कितना, स्मॉल d, तो बस वही चीज आ गया है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे क्या आया है, XD अपॉन कैपिटल D। अब इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां प्रकाश तरंगिकाएं का पथांतर 0 लैम्डा या λ2 λ3 डॉट डॉट मतलब आगे तक λ4 ऐसे ही करते करते मतलब अनंत तक होगी।
ठीक है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होगा, एक्स डी बटा डी इज इक्वल टू एम लेमडा। अब बस आपको इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकाल देना और यम बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक। ठीक है, तो बस यही हम लोग का क्या है, फ्रिंज की स्थिति है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होगी जहां तरंगिकाओं के बीच पथांतर लेमडा अपॉन 2 3 लेमडा अपॉन 2 5 लेमडा अपॉन 2 डॉट डॉट ऐसे आगे तक होगी। ठीक है, और तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए एक्स डी अपॉन डी और यम माइनस 1 अपॉन 2 इन लेमडा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल देंगे। तो ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। और फ्रिंज की चौड़ाई पूछा है, ठीक था। तो फ्रिंज की चौड़ाई देखिए, अगर फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है तो देखिए माना यमवी पद यमवी तथा यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की स्थितियों एक्सयम तथा एक्सयम प्लस 1 है। तब अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना कि केवल दीप्त यहाँ पे फ्रिंज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दीप्त लिखा गया, मतलब अगर आपसे पूछ दे रहा है ना कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, यही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना, यही लिखना है। ठीक है, अगर आपसे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी पूछ दे रहा है तो ठीक है, तो बस यहाँ पे वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या होगा, जहाँ एक्सियम है ना तो यहाँ पे आपको यम यम दिखा देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे यम प्लस 1 है तो यहाँ पे आपको यम प्लस 1 लिख देना है, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो इतना आ गया। तो फ्रिंज की चौड़ाई, अब W बराबर क्या दिया, एक्स यम प्लस 1 माइनस एक्स यम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घटा देना है, तो W बराबर यानी फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर लेमडा डी अपॉन डी। अब दोस्तों बात आती है ना कि कहीं आपसे पूछ देना कि मान लीजिए यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई हमने किस चीज़ के लिए ज्ञात किया है, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब पूछ दे कि कहीं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको सेम सेम चीज़ आपको यहीं पे यही वर्ड लिखना है। देखिए जो लिखा है, माना यमवी तथा यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो आपको केवल दीप्त फ्रिंज के जगह पे ना, दीप्त के जगह पे केवल अदीप्त लिख देना है। यहाँ पे दीप्त हटा के केवल अदीप्त लिख देना है, बाकी आपका सब सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सियम बराबर जो हमने यम लेमडा अपन डी लिया है इधर की ओर ना, जो एम लेमडा डी कैपिटल डी अपन डी लिया है, तो उसके जगह पे हम कौन सा चीज लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, यम माइनस 1 अपॉन 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी, बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यम है तो यम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो जब इस वाली स्थिति पे देखेंगे अदीप्त के लिए इस वाले पोर्शन पे, तो क्या आएगा, एक्स यम प्लस सेम टू सेम वही होगा, यम प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, यम के जगह पे क्या आएगा, यम प्लस 1। तो अब देखिए यम प्लस 1 यम प्लस 1 फिर माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे करके, और फिर लेमडा अपॉन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें प्लस 1 है और फिर यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो बस आपको अंदर का जो पोर्शन है ना इसी को एलसीएम द्वारा हल कर लीजिएगा, और उसका जो एकदम अलग से मेथड निकल के आएगा वही आपका अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और अभी आगे की वीडियो में भी जानेंगे, किसी और सेट में दिया है निकालने के लिए अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, तो उसमें भी आपको बता देंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ड प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद ड आता है। ठीक है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रेखीय आवेश घनत्व दिया है। ठीक है, लेमडा लेमडा बराबर कितना दिया है, 10 × 10⁸ इसको हम 10⁻7 भी बोल सकते हैं अगर इसको गुणा कर दे तो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर दूरी दिया है आर। ठीक है, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितनी होती है, ई बराबर 1/2 पाई अपसाइलन नॉट इंटू लेमडा बटा आर।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मान मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन क्या दिया है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुणा कर दे, ऊपर नीचे 2 से क्या करें, गुणा कर दे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 1 2 बचेगा, तो वहाँ पे ऊपर की 2 यहाँ पे लिखा गया, मतलब 2 लेमडा यहाँ पे लिखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 लेमडा कैसे हुआ है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको मान मालूम ही है कि 9 × 10⁹ होता है, तो यहाँ पे रख लिया गया है, और 2 × 2, ठीक है, और ये लेमडा का मान और यहाँ पे आर का मान, ठीक है। अब इसी को मान को रख के हमने हल किया है, तो हम लोग का आंसर आता है E बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम। ओके दोस्तों, अब पांचवा का क पे आते हैं, ठीक है। पांचवा का क ये भी 3 नंबर में आता है। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजा के प्रतिरोध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिद्ध करना है किरचॉफ के नियमों का संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है, मतलब पहले तो हम लोग जान जाएंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ बनाया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। बस इतना ही लिखना है दोस्तों। ये पूछ देता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तो दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत भी दिया गया है। अगर ऐसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए P/Q बराबर R/S को, मतलब सूत्र प्राप्त कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिद्धांत पे अगर केवल सिद्धांत पूछ रहा है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सिद्धांत क्या है, जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है, कुंजी K1 को जब दबाते हैं तो सेल में क्या होती है, धारा प्रवाहित होगी। जब जैसे कि मान लीजिए बटन अगर हम कोई दाब रहे हैं, कुंजी क्या हम लोग का बटन ही है, जैसे स्विच होता है, अगर दाबेंगे तभी तार में धारा प्रवाहित होती है और तभी हम लोग का बल्ब जलता है। वही चीज़ है, कुंजी K1 को जब दबाकर सेल में धारा I प्रवाहित की जाती है तो धारा I संधि A पर I1 तथा I2 में विभक्त हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2, मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे तो संधि A यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हिस्सा गया है, एक क्या मतलब देखिए, एक ऐसे मतलब है और एक इधर गया है और नीचे गया है। तो जाहिर सी बात है, जब I यहाँ पे हम दे रहे हैं धारा, तो इधर जाएगा तो हम लोग का I2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि मतलब धारा विभक्त हो जा रही है किस रूप में, तो I1 व I2 के रूप में, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया, ठीक है। धारा I1 प्रतिरोध P से होकर तथा धारा I2 प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित होता है, यानी कैपिटल R रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r लिख दिए हैं, तो कैपिटल R लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रवाहित होता है। अब क्या हो रहा है, संतुलन की अवस्था में विकर्ण BD क्या हो रहा है, BD से कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, अतः प्रतिरोध Q व S में क्रमशः धारा I1 व I2 बहती है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या करेंगे, बंद पास ABDA में, ठीक है। बस आपको बहुत छोटा है, बहुत आसान सिद्ध करने वाला, आपको केवल सिद्धांत लिखना है, उसके बाद इतना। तो बंद पास ABDA में क्या करेंगे, I1 P माइनस I2 बराबर R इक्वल टू 0, तो I1 P इक्वल टू I2 R, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बंद पास BCDB में क्या होगा, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, तो I1Q बराबर I2S। अब दोस्तों समीकरण 1/2 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, देखिए तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका P/Q और R/S सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी है और काफ़ी छोटा है, तो आप इसको आसानी से याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे ना, तो ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी उसमें कैसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिद्धांत थोड़ा बड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों जान लेते हैं वैद्युत अनुनादी किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत अनुनादी जब प्रेरण प्रतिघात एक्सएल तथा धारिता एक्सी बराबर होता है तो यह स्थिति वैद्युत अनुनाद कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है 2 बार अनुनाद हो गया, तो एक बार होगा वैद्युत स्थित वैद्युत अनुनादी कहलाती है, ठीक है, अनुनाद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनुनाद काट लीजिएगा, यहाँ पे 2 अनुनाद हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो बस इतना ही, यह तो स्थित वैद्युत अनुनाद कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ, श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो श्रेणी अनुनादी क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्सएल धारिता प्रतिघात एक्सी के बराबर होता है तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है कहते हैं। अब श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चित्र यहाँ पे बना है, ठीक है। अनुनाद के लिए एसएल, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हूँ कि प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात एक्सीएल मतलब एक्सी क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखा गया एक्सएल बराबर एक्सी। तो एक्सएल का क्या होता है ओमेगा एल और एक्सी का क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ओमेगा एल का मान यहाँ पे डाल दिया गया है और यहाँ पे इसका मान, ठीक है, जो कि इसमें से डाल दिया गया है, लिख दिया गया है। तो जहाँ यफ क्या है आवृत्ति है, यफ बराबर कितना होता है 1/4 पाई स्क्वायर इंटू यल इंटू सी, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई यफ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई यफ। तो दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होता है, टाइपिंग सही होता है लेकिन पीडीएफ बनाते ही ऊपर नीचे अंक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12 दिख रहा होगा, इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझाऊँ तभी आप समझ लें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 है, ठीक है। तो 12 नहीं रहेगा 1/2 पाई एफ सी होगा, ठीक है, 1/2 पाई एफ सी। अब देखिए 2 पाई एफ सी, अब इन्हीं चीज़ों को ना हम लोग इधर भेजे, ठीक है। 2 पाई एल को हमने क्या भेजा इधर भेजा है, तो वही 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू सी हो गया और एफ उधर ही रह गया। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं पीडीएफ दे रहा हूं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। तो आपको केवल 50 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जैसे जैसे मतलब पीडीएफ बनती जाएंगी वैसे वैसे भेजते जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं 7 सेट का हल बन गया है पीडीएफ में, अगर आपको चाहिए तो अभी से ले लीजिए, अभी से पढ़िए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम आधे घंटे का वीडियो डाल रहे हैं, तो आप जब कल होगा तब न देखेंगे आधे आधे घंटे का। तो मान लीजिए अगर आपको पास पीडीएफ रह रहा है तो आप चाहें तो उसको 1 घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, यानी पूरा सेट एक दिन के अंदर ही पढ़ लेंगे आप, ठीक है। ऐसे मैं आधे आधे करके डाल रहा हूँ, तो इसलिए हमको नेट चार्ज दोस्तों यहाँ पे क्या होता है नेट हम लोग का ख़त्म हो जाता है, इसी वजह से हम ना पूरा सेट हल नहीं करा पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए पार्ट वाइज डालता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान न होइएगा, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे है तो 50 रुपये पेमेंट करके पीडीएफ ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए कैसे बना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं उसका सैंपल, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट आता है ग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स और वाई क्या है हम लोग का समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी समांतर प्लेट की संधारित्र है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। और इसके बीच में जो ये भरा है टी मोटाई का, तो ये हम लोग का क्या है परावैद्युतांक पदार्थ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखे हैं माना एक्स व वाई, एक्स वाई क्या है समांतर प्लेट है, ठीक है, एक दूरी से मतलब समान दूरी पर रखा गया है, तो इसको समांतर बोलेंगे। जैसे कि एक से
मतलब एक दूसरे के समांतर रखा गया है, तो ठीक है, तो इसको समांतर बोलेंगे। और ये प्लेट है और इन प्लेट का नाम क्या है, तो संधारित्र। तो वही चीज लिखा गया है, माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिसके बीच की दूरी d है। माना संधारित्र दो प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक k है तथा मोटाई t है। बस यही चीज लिखा गया है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, फिगर के बारे में ही लिखा गया है। प्लेटों के बीच वायु दूरी d माइनस टी है, मतलब जो हवा है, जो बीच का खाली है वो क्या है, d माइनस टी है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अपसाइलन, मतलब E बराबर क्या होता है, E बराबर सिग्मा बटा अपसाइलन नॉट, सिग्मा का मान Q बटा A रख लेंगे, बात खत्म। नीचे आएंगे, तथा परावैद्युतांक पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन A के E नॉट, मतलब अपसाइलन नॉट, ठीक है। E बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ए के अपसाइलन नॉट, ठीक है। तो परावैद्युतांक पदार्थ भरा है तब, क्योंकि अब देख लीजिए परावैद्युतांक हम के से डिनोट करते हैं ना, परावैद्युतांक क्या है हम लोग का के है, तो यहाँ पे जो निकाले हमारा क्या आया है, क्यू अपॉन ए अपसाइलन नॉट, और क्यू अपॉन ए मान किसका है, सिग्मा का मान है, ठीक है। तब मान लीजिए जब हम परावैद्युतांक पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र में केवल के से गुणा कर देंगे, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, ई बराबर क्यू बटा ए के अपसाइलन नॉट, ठीक है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई दूरी, मतलब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई दूरी क्या है, डी माइनस टी में है, तथा वैद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है, मतलब ई में है और डी माइनस टी में भी है, ठीक है। तब देखिए, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ये हो गया। अब भी बराबर क्या होगा, ई का मान रख लेंगे क्यू हटा ए अपसाइलन नॉट डी माइनस टी, और फिर ई का मान एक और रख लेंगे जो परावैद्युतांक वाला है, वो रख लेंगे क्यू अपॉन ए के अपसाइलन नॉट बटा टी। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Q अपॉन ए अपसाइलन नॉट कॉमन हो सकता है, तो हमने कॉमन कर लिया है, और D माइनस टी प्लस के अपॉन टी, बस यही चीज लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा PDF बनाते समय एक और यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जो यहाँ पे भी है कैसे ऊपर भाग गया है, तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q अपन भी होता है, तो बस वही चीज है, जो भी का मान हम लोग का यहाँ पे आया है Q अपन भी, तो यहाँ पे भी का मान रख लिया गया है। थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज है हम, तो बस वही भी का मान यहाँ पे रख लिया गया है, तो Q से Q कट गया है, और जो ए अपसाइलन नॉट है वो हम लोग का क्या हुआ है, ऊपर चला गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर चला गया है, तो बस इसी का मान फैराड में लिख देते हैं, बस यही हम लोग का है। अब बस यहाँ पे तीन स्थितियां आ जाती हैं, आपको जैसे पूछा है ना कि पूरा आंशिक मतलब पूरा पदार्थ भरा हो, परावैद्युतांक, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में पूरा परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे देखिए, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ न हो, अर्थात टी बराबर जीरो, मतलब परावैद्युतांक पदार्थ हो ही ना, एकदम ना हो, यानी टी बराबर जीरो हो, तब क्या होगा, तो टी बराबर जब हम लोग जीरो रख लेंगे तो केवल क्या आएगा हम लोग का, सी बराबर ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी आएगा। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, अर्थात टी बराबर डी, बस हम लोग को यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये वाला दूसरा पॉइंट जो है ना वही बोला था, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, ठीक है, आंशिक रूप से मतलब पूरा भरा हो, ठीक है, तो वही दो है हम लोग का, तो मतलब क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू टी, तो वहां पे T के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, D रख लेंगे, तो जब T माइनस टी करेंगे तो हम लोग का जीरो आ जाएगा, या फिर D माइनस डी करेंगे तो भी जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे D अपॉन के, डी अपॉन यहाँ पे T अपॉन डी हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, D केवल बचेगा, मतलब केवल T बचेगा, ठीक है। और T कैसे बचेगा, तो यहाँ पे
आपको एलसीएम द्वारा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया मान। ठीक है, तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो अर्थात के बराबर इनफाइनाइट, तो हम लोग का के बराबर अगर इनफाइनाइट होगा तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, ए बटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन माइनस टी, बस यही बचेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो दोस्तों यहाँ पे चित्र देख लीजिएगा, ऐसे ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती हो, यानी जब इसको आप चित्र द्वारा समझेंगे ना, कॉपी में लिख के या फिर पीडीएफ अगर ले लेते हैं तो आप इसको, अभी मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 साइज में बना रहे हैं। अगर इसको आप 18:9 में, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज में अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कट कट के आ रहा है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा समझा नहीं पाएंगे, बट आप समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर ये चीज़ आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको किताब में भी खोज सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पे ये किताब में दिया है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, अगर हल्का फुल्का ना समझ में आए तो वहाँ पे किताब में जाकर आप पढ़ लेंगे तो ये बेटर हो जाएगा, मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डैश ई बी में टेन बीटा बराबर बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए ई। ऐसे ही सेम टू सेम त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में टेन अल्फा बराबर अल्फा ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है एम बराबर अल्फा बटा बीटा, तो बस अल्फा बटा बीटा का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम बराबर रख लिया गया है। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, ओ ए डैश ओ बटा ए डैश ई। अब ए डैश ओ हम लोग का क्या है, इसमें देख लेंगे कहाँ है ए डैश और कहाँ है ओ। ठीक है, तो गाइस हम लोग का ए डैश है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए डैश है हम लोग का, ये चीज़ हम लोग का ए डैश है। ठीक है, अब यहाँ से ओ हम लोग का क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, यफ जीरो। ठीक है, तो यफ जीरो यहाँ पे लिखा गया होगा, देखिए यहाँ पे यफ जीरो लिख दिया गया है, यहाँ पे यफ जीरो। अब हम लोग का ए डैश ई क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश ई, यहाँ पे ए डैश है और ये हम लोग का ई है, तो माइनस यू ई। ठीक है, तो यू ई माइनस यू ई, तो वही वही चीज लिखा गया है, यम बराबर माइनस यफ जीरो बटा यू ई। इसको समीकरण एक मान लिया गया। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तब प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका लेंस से दूरी कैपिटल डी है, अर्थात v इज इक्वल टू माइनस डी, यू इज इक्वल टू माइनस यू ई तथा यफ इज इक्वल टू यफ ई। तो लेंस के सूत्र से एक बटा यफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा यू से, तो यफ के जगह पे क्या लिख लेंगे, यफ ई। अब इक्वल टू भी बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस डी। अब यू की जगह पे माइनस यू ई लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस यू ई और यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी ये चीज इधर आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में यफ जीरो से गुणा करने पर, यफ नॉट से गुणा करेंगे जब दोनों पक्षों में, तो हम लोग का ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही चीज हो गया। तो अब बस इसको इधर की ओर भेज देंगे। अब यफ जीरो बटा यफ ई ऐसे लिख देंगे। जब कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वन। जब इसको यफ जीरो बटा यफ ई को यहाँ से, ये चीज़ जब यहाँ पे कॉमन ली है तो हम लोग का क्या हो गया, ये वन हो गया है और इसमें यफ जीरो तो कट गया है, यहाँ पे यफ ई लिखा गया है। ठीक है, ताकि फिर इसको इसमें गुणा करेंगे तो वो कट के यफ जीरो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यफ जीरो बटा यफ यू ई का मान समीकरण एक में रखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग समीकरण एक माने थे, यहाँ पे ये वाला समीकरण एक, तो यफ जीरो यानी एफ जीरो बटा यू ई का मान जब हम लोग रखेंगे तो माइनस इतना बराबर इतना आ जाएगा। यही हम लोग का
मेन सूत्र निकालना था, तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, अथवा किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर पर लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूर पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता की ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग का दिया है F0 2 सेंटीमीटर, F दिया है 6.25 सेंटीमीटर, यल बराबर क्या होता है दोस्तों V0 प्लस UE। तो यल हम लोग का कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए लिखा है नेत्रिका लेंस से एक दूसरे से दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यल बराबर दिया, यानी कि V0 प्लस UE बराबर 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे VE बराबर क्या दिया है हम लोग का 25 सेंटीमीटर, और U0 बराबर ज्ञात करना, U0 बराबर ज्ञात करना है। तो नेत्रिका लेंस के लिए क्या होता है F 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो यहाँ पे हम FE का मान मालूम है, और FE का मान मालूम है, UE का और VE का मान मालूम है, तो UE का मान निकल जाएगा। तो UE का मान कितना आया -5 सेंटीमीटर। तो UE का मान जब यल बराबर V0 प्लस UE में रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, V0 का मान मालूम चल जाएगा, यानी 15 - 5 करेंगे तो यानी हम लोग का क्या आएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वही V0 बराबर क्या हुआ है 10 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस के लिए 1 बटा क्या होगा 1/V0 इज इक्वल टू 1/V0 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/UE। ठीक है, तो V0 का मान मालूम ही है, UE का नॉट मालूम ही है, V0 तो आपका मतलब E0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे U0 रहेगा। ठीक है, तो UE लिखा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो U0 बराबर क्या होगा 1/V0 माइनस 1/F0, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे U0 का V0 का मान मालूम ही चल गया था 10 सेंटीमीटर, और F0 का मान दिया था 2 सेंटीमीटर, बस यही रख लेंगे और हम लोग का U0 का भी मान मालूम चल जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता वाला भी सूत्र ज्ञात किए ऊपर, अभी तुरंत ज्ञात किए जाए दोस्तों। यहाँ पे यम बराबर आवर्धन क्षमता यम बराबर -F0/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, बस उसी सूत्र पे यह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए V0 का मान 10 सेंटीमीटर माइनस U, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका काम खत्म। और D का मान दिया 25 सेंटीमीटर, FE का मान दे दिया 6.25 सेंटीमीटर। बस इसी को हल कर लेंगे तो 4 × 5 यानी यम बराबर 20, इसमें यानी कि आवर्धन क्षमता इसका कितना होगा यम 20 होगा। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होती है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए, अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचे तो उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों अब इस पे आ जाता है सवाल। तो दोस्तों आपको सवाल में क्या दिया था, एंगस्ट्रॉन मतलब लेमडा दिया था और यन अपवर्तनांक दिया था।
तो दोस्तों पहला हम लोग का आता है आपतित प्रकाश के लिए लेमडा डैश बराबर लेमडा बटा ज्ञान। तो इसको 6000 एंगस्ट्रॉन बटा 1.5 कर देंगे, यानी कि जो हम लोग का अपवर्तन आएंगे उसका, तो 4000 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसका चाल जब ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, V बराबर C बटा यन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CN। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा, V बराबर CN हो गया। ठीक है, चूंकि दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का क्या होता है, जब हम PDF बनाते हैं ना वर्ड पैड में टाइप करके, जब हम लोग PDF बनाते हैं तो कुछ काच जो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे यन ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको लगे, मतलब समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो V बराबर क्या होता है दोस्तों, C बटा यन। ठीक है, तो C का मान क्या होता है, 3 × 10⁸। यन का मान क्या है, 1.5, क्योंकि अपवर्तनांक दिया है। और C का मान क्या होता है, फिक्स होता है, प्रकाश की चाल। तो बस उसी का मान रख के, इसका मान रख के हम लोग हल करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों प्रत्यावर्तित प्रकाश के लिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, V बराबर C बटा लेमडा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लेमडा का मान आपको 6 × 10⁻7 देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि C का मान तो आपको मालूम है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 6000 एंगस्ट्रॉन दिया लेमडा बराबर। ठीक है, लेमडा बराबर क्या दिया, 6000 एंगस्ट्रॉन। जब हम 6000 एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करने पड़ेगा 6000 में, 6000 में हमको गुणे 10⁻10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऋण 10 में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 10 में से 3 घटाएगा तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, यानी कि ऋण 7 बचेगा। तो बस वही चीज लिखा गया है, 6 × 10⁻7। बस अब इसी को हल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो बस इतना ही आ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेंगे, सातवां क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियमों का उल्लेख कीजिए। I तीव्रता तथा V आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन, यानी आवृत्ति का प्रकाश कार्यफलन W वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न है, आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों आइए इसको देख लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों कितने नियम है इसके, 5 नियम है। ठीक है, तो 5 नियम हम जान लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है इसका, पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की, चौथा पॉइंट कहता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। पांचवा पॉइंट कहता है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। अब दोस्तों पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग का जो था समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्ति के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित रहता है और संतृप्त धारा भी अपरिवर्तित रहता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे तो फोरो हो गया, ठीक है, तो इसको आप फोटो लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, फोटो, ठीक है, यहाँ पे रो हो गया तो यहाँ पे टो बना दीजिएगा, ठीक है। तो फोरो जहाँ पे है उसको फोटो कर दीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, और निरोधी भी वो आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट आता है समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगा, संतृप्त धारा तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगी, और फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी,
अनिरोधी भी वो भी अपरिवर्तित रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा द्रव्य तरंगे क्या है, मतलब इसका द्रव्य तरंगे की परिभाषा लिखना है। ये आंतरिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस प्रकार भिन्न होती हैं, ये भी लिखना है। और तरंग हाइगेन्स परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षक में 22×10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है द्रव्य तरंग का परिभाषा। जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि द्रव्य तरंगों की यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भिन्नता। यांत्रिक तरंगें किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ हैं, जबकि वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसी आवेशित कण की त्वरित गति के द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य तरंगें किसी कारण के साथ केवल तभी संबद्ध होती है जबकि वह गति में हो। यांत्रिक एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्यमान तरंगें किसी भी आकार की हो सकती हैं। दोस्तों बस इतना ही लिखना है। अब आगे आपको सवाल हल करना है। तो सवाल में क्या दिया है, R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉन, इसको क्या करना है 10⁻10 से गुणा कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा 5×10⁻11 मीटर। V बराबर दे दिया है 22 मतलब 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पे 22 लिखे थे क्या, यहाँ पे देखिए 2.2 रहेगा, ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लेकिन हल में यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर शीट के हिसाब से लाना था, तो यहाँ पे वहाँ पे गलती छापा था क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी सब वही है। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T = E बटा ब्रैकेट में 2πr/V। तो यहाँ पे भी T ऊपर चला गया है, इसको भी ध्यान देंगे। तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है EV/2πr। E का मान इलेक्ट्रॉन का मान रख देना है, ठीक है। V का मान आपको मालूम ही है 2.2×10⁶ मीटर पर सेकेंड रख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 2 का मान मालूम ही है, पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, R का मान मालूम ही है 5×10⁻11। बस इसी को हल करके आपको I का मान ज्ञात कर देना है। तो I का मान आएगा 0.112 × 10⁻²। बस इसको I बराबर क्या लिख देना है 1.12 मतलब 1.12 × 10⁻3 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 22 हो गया। हमको लग रहा है या तो PDF बनाने में दशमलव गायब हो गया होगा या तो फिर हम पॉइंट लगाना छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते टाइम हमको याद आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हल किए हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कॉपी में लिखते समय, ठीक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं 8वां का 8वां में, 2 समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 2009 में भी पूछा था और 2020 में भी पूछा है और 2021 के सिलेबस में भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। माना 2 समांतर धारावाही चालक तार 1 व 2 वायु में एक दूसरे से d दूरी पर कागज के तल पर स्थित है। कागज के तल में स्थित है। दोस्तों इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। तार 1 तार 2 समान दूरी पे हैं। यहाँ पे देखिए इसका दूरी का नाम d दिया है, यानी समान d दूरी पे, एक दूसरे से d दूरी पर कहाँ रखे गए हैं, कागज के तल में स्थित हैं या फिर कागज के तल पे रखे गए हैं। इन तारों में क्रमशः क्या हो रहा है दोस्तों, I1 और I2 धारा बह रही है।
एक ही दिशा में बह रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, इन तारों में क्रमशः I1 व I2 धारा एक ही दिशा में बह रही है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि अतः तार वो एक के कारण, मतलब तार 1 के कारण तार 2 में क्या हो रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना। तो वही चीज लिखा गया, तार 1 के कारण तार 2 में 2 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B1 बराबर क्या हो गया, म्यू I1 बटा 2 पाई डी। वैसे ही इसके लिए हो जाएगा, तो B2 न्यू I2 बटा 2 पाई डी। तो यहाँ पे I1 I2 केवल रहेगा, ठीक है। अब तार 1 के कारण तार 2 पर लगने वाला बल यानी कि F21, तार 1 के कारण तार 2 पर लगने वाला बल यानी कि F21, तो क्या हो जाएगा, B आपने पढ़ा F बराबर BI साइन 90। तो यहाँ पे वही चीज हो गया है, तो B1 या I2 साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो बस इसको हटा दिया गया है और I2 का मान इसी में पुट कर लिया गया है। तो देखिए I2 का मान जब हम पुट करेंगे, या फिर B1 का मान इसमें पुट कर लीजिए, या फिर I2 का मान पुट करने से बढ़िया है B1 का मान पुट कर लें। तो जब B1 का मान पुट करेंगे तो हम लोग का न्यू I1 I2 यल बटा 2 पाई डी। इसी अब तार 2 के कारण तार 1 पर लगने वाला बल सेम वही चीज हो जाएगा, वहां पे 2 1 था, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो इसमें B2 I1 यल साइन 90